कल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आधारित आंकिक प्रश्न, और आज उसी प्रश्न को जो कल हमने आपको बताया था, आज हम उसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने का तात्पर्य है, जहां 27 जल की बूंदें ले रहे थे, वहां हम कैपिटल N बूंद लेंगे। प्रत्येक पर आवेश समान होगा, प्रत्येक की त्रिज्या समान होगी, और उनको मिला करके हम एक बड़ा बूंद बनाएंगे, और हम इस बड़े बूंद के विभव का परिकलन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं कि कैपिटल N जल की बूंद, क्वेश्चन लिख रहे हैं, और फिर इसको सॉल्व करके एक हम ऐसा सूत्र बनाएंगे जो हर प्रॉब्लम के लिए फिट बैठेगा। कैपिटल N जल की बूंद जो समान रूप से आवेशित है, जो समान रूप से आवेशित है, जो समान रूप से आवेशित है, तथा प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या समान है, प्रत्येक की त्रिज्या समान है, को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। बड़े बूंद के विभव का परिकलन करो, बड़े बूंद के विभव का परिकलन करो, यह हमारा क्वेश्चन है। यहां पे कैपिटल N जल की बूंद है जो समान रूप से आवेशित है, तथा प्रत्येक की त्रिज्या समान है, को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। बड़े बूंद के विभव का परिकलन करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो छोटा जो जल का बूंद दिया गया है, उसका ना आवेश पता है ना त्रिज्या पता है, तो इसको मान लें। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 में यही कार्य करेंगे, जैसा कि कल भी हमने चर्चा किया था, इसलिए इसको तेजी से एक बार बता देते हैं कि माना छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, तथा प्रत्येक पर आवेश Q है। अब जरा देखिए, कॉन्सेप्ट 2 जो उभर के सामने आता है यहां, वो पूर्व के ही भांति हम यहां लिखेंगे, कॉन्सेप्ट 2 में कि कैपिटल N जल की छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ा बूंद तैयार किया गया। यानी कैपिटल N छोटे बूंदों का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन। तो यहां कॉन्सेप्ट 2, कैपिटल N छोटे बूंद का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन, राइट। अब देखिए, हम मान लें कि बड़े बूंद की त्रिज्या, यहां माना जाए कि माना बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। अब बताइए, छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, और तुम जानते हो कि बूंद का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेयर माने गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। r मीन्स त्रिज्या होती है। छोटे बूंद की त्रिज्या हमने चूंकि स्मॉल r माना है, इसलिए इसका आयतन हो गया 4/3 पाई स्मॉल r³। ये तो एक बूंद का आयतन है, लेकिन n कैपिटल N बूंद है, इसलिए इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैपिटल N बूंद का आयतन हो गया, बराबर बड़े बूंद का आयतन मतलब 4/3 पाई, और चूंकि बड़े बूंद की त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी है, इसलिए 4/3 पाई कैपिटल R³ हो गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो बच्चों nr³ बराबर हो गया कैपिटल R³, राइट। या तुम ये लिख सकते हो कि योर r³ इज इक्वल टू, इसी को उलट के हम लिख दे रहे हैं nr³, या r इज इक्वल टू हम लिखेंगे nr³ टोटल का पावर। तुम्हें पता है ना कि इधर 3 है और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है,
तो जब ये इधर जाएगा तो उलट जाता है, ये सबको मालूम है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू नथिंग बट कैपिटल N का पावर 1/3 स्मॉल r का पावर 3 गुणे 1/3, क्योंकि अगर पावर का पावर हो तो हम गुणा कर लेते हैं घातांक के सिद्धांत से। तो यह बराबर हो गया कैपिटल N का पावर 1/3 और R का पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता है तो हिडन रहता है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू इतना हो गया। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट नंबर अगर 3 पर हम आ जाएं, कॉन्सेप्ट 3 पर आ जाएं, लुक एट द बोर्ड। तो सबसे पहले हम छोटे बूंद का आयतन ज्ञात कर ले। छोटे बूंद का आयतन, मान लो हम छोटे बूंद के आयतन को भी स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं, भी स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं। तो छोटे बूंद का जो विभव है, अगर हम उसको भी स्मॉल से डिनोट करें तो तुम्हें पता है कि भी स्मॉल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q अपॉन R। तो Q अपॉन स्मॉल r, क्योंकि छोटे बूंद की त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी है। अब हम अगर बड़े बूंद के विभव की बात करें, भी बिग, तो जाहिर सी बात है कि तुम कैपिटल N बूंदों को चूंकि तुमने मिलाया है, इसलिए भी बिग बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। am I right? बताओ, तुमने कैपिटल N बूंदों को मिलाया है, प्रत्येक पर आवेश Q है, और चूंकि N बूंद मिले हुए हैं इसलिए कुल जो आवेश होगा वो कैपिटल NQ हो जाएगा। तो कैपिटल NQ जो आवेश के स्थान पर फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QIR होता है ना, तो Q के स्थान पर टोटल आवेश तुम्हें लिखना है। तो टोटल आवेश चूंकि कैपिटल N बूंदों को मिलाया है तो कैपिटल NQ आवेश हो गया। और बटा में बड़े बूंद की बात कर रहे हैं तो बड़े बूंद की त्रिज्या लिखेंगे, और बड़े बूंद की त्रिज्या हो गया तुम्हारा कैपिटल R, राइट, ये कैपिटल R हो गया। अब जरा देखो बालक, यहां पे हम लिखेंगे कि तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लुक एट द बोर्ड हियर, NQ, और बटा कैपिटल R की जगह पे हम ये लिख देंगे जो कैपिटल R का मान हमने निकाला है। तो N का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r लिख देंगे। ये बराबर हो गया तुम्हारा बालक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, N का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे N का पावर 1/3 है। तो बालक N का पावर 1 में से 1/3 घटा लेंगे, क्योंकि तुम जानते हो घातांक में अगर बेस समान हो तो ये जो घात होते हैं वो घट जाते हैं, ये हमें मालूम है। तो 1 में से हम 1/3 घटा लेंगे, और ये तुम्हारा हम लिख दे रहे हैं 1 - 1/3 घटाया हमने, और Q बाई हम लिख दे रहे हैं नीचे R। बालक यहां से हो जाएगा तुम्हारा, यहां से हो जाएगा बराबर 1 में से 1/3 घटा दो, N का पावर 2/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R हो गया तुम्हारा। ये भी बिग इक्वल टू हो गया। अब देखिए, हम आपको ये बता दें कि अभी जो हमने निकाला यहां पे भी बिग इज इक्वल टू तुम्हारा N का पावर 2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तुम्हारा Q बाई R हो गया, राइट। अब तुम जरा गौर करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q बाई R जो है एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली क्या है इसको समझते हैं। ये तुम्हारा छोटे बूंद का विभव है, प्रत्येक छोटे बूंद का विभव है। तो हमारा जो फॉर्मूला या हम जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पर पहुंचते हैं, V बिग इज इक्वल टू नथिंग N का पावर 2/3 और भी ये छोटे बूंद का तुम्हारा विभव भी स्मॉल हो गया। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। अब देखो मैं तुमको बताऊं कैसे तुम क्वेश्चन करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रत्येक छोटे बूंद का विभव मान लो कि 10 वोल्ट है, और तुमने 27 छोटे बूंदों को लिया, तो यहां भी स्मॉल की जगह पर 10 लिख दिया तुमने, और 27 का पावर तुमने 2/3 लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 27 का हमें बटा में 3 है ना, 27 का घनमूल निकालना है। और बच्चों 27 का घनमूल क्या इसको लिख सकते हो, 27 का पावर
1/3 और टोटल का पावर 2 इंटू 10 लिखोगे। 27 के पावर 1/3 का मतलब हुआ घनमूल, और 27 का घनमूल होता है 3, और 3 का क्या हो गया वर्ग गुणे 10। तो 3 का वर्ग तुम्हारा 9 हो गया, 9 गुणे 10 बराबर 90 वोल्ट हो गया। तो तुम इस सवाल को इस रिजल्ट पर ही रख करके, मान लो तुम्हें किसी एग्जामिनेशन में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि तुम्हारे पास 27 छोटे बूंद है और प्रत्येक बूंद को हमने 10 वोल्ट तक आवेशित किया है और उनको मिला के एक बड़ा बूंद बना रहे हैं, बड़े बूंद का विभव निकालो, तो तुरंत इस रिजल्ट में तुमने रखा और रख करके 90 पे तुमने टिक लगा दिया। मान लो इन केस कि छोटे बूंद का विभव न देकर के उसकी आवेश एवं त्रिज्या दे दिया, तो तुम पहले भी स्मॉल निकाल करके और जो कैपिटल एन का मान है उस मान को यहां रख करके इस रिजल्ट में रख दोगे तो आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने एक ऐसा जनरलाइज्ड रिजल्ट बना दिया जिस पर तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम तुम्हें एक रिमार्क बताते हैं और रिमार्क के बाद फिर आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखो रिमार्क यहां ये है कि देखो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वह एक कंजर्वेटिव फील्ड है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड जिसको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड है। देखो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, संरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल के बारे में समझने के लिए पहली बात तो ये समझ लो कि यह केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है या रास्ते पर निर्भर नहीं करता। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा किया गया कार्य, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। यह केवल प्रारंभिक अवस्था पर, प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था पर, अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। उदाहरण के लिए तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी जो है संरक्षी बल होते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल हम लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी प्रकृति भी संरक्षी होती है, कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत सारे होते हैं, इसमें हम इन दो पर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जो है इन्हीं बलों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी होता है जो कि तुम्हारा संरक्षी होता है। तो देखो एक बार और देखते हैं कि वह बल संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता। हम ये रिमार्क क्यों चर्चा की, इस रिमार्क पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यानी जो वैद्युत क्षेत्र हमारा है, वह क्षेत्र क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है। और चूंकि वह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और जब तक हम इस कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में नहीं जानेंगे, जाहिर सी बात है कि इसका ज्ञान हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम इसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। आइए हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं कि ये एक संरक्षी बल है कि नहीं।
पहली बात तो यह है कि एक संरक्षी बल है कि नहीं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, इस एग्जाम्पल को देखो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक, देखो हम पहली बात संरक्षी बल के बारे में पढ़ें कि चाहे पाथ कुछ भी क्यों ना हो, चाहे पाथ कुछ भी क्यों ना हो, हमारा जो, अगर वह फोर्स संरक्षी बल है, वह फोर्स क्या है, संरक्षी बल है, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्य होना चाहिए वो कार्य क्या होना चाहिए, वो कार्य समान होना चाहिए। वो कार्य हमारा क्या होना चाहिए, वो कार्य समान होना चाहिए, चाहे वो पाथ कुछ भी क्यों ना ले, संरक्षी फील्ड में हम कुछ भी पाथ क्यों ना ले, पाथ कुछ भी क्यों ना ले, अगर प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान है तो कार्य समान होना चाहिए। इस बात को सदैव याद रखना। तो वो कार्य हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो जैसे मान लो कि मैं तुमको एक पाथ ले रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा 2-3 एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊंगा ताकि तुम्हें हर चीज के बारे में जानकारी मिले। जैसे मान लो कि यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की ये प्रारंभिक अवस्था ए और ये तुम्हारा अंतिम अवस्था, ए से ये बी पर आता है, गिरता है, बी पे आ जाता है। मान लो कि इस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है और तुम्हारा जो जी का मान है, ये सुविधा के लिए हमने जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है, ठीक। और इसकी हाइट भी हमने जो है वो 10 लिया है, 10 मीटर लिया है। तो देखो बालक, यहां पे जो फोर्स है तुम्हारा, ये यहां से तुम्हारा 10 मीटर की ऊंचाई से ये फ्रीली जो है अंडर ग्रेविटी गति करते हुए यहां आता है। यहां पर देखिए, अगर ये वर्क डन निकाले हम इस पाथ में, यानी कि ए से बी वाले पाथ में वर्क डन निकालें, तो हमारा वर्क डन होगा W A to B, ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन तुम्हारा होगा कितना, फोर्स। तो देखो बेटा, फोर्स तुम्हारा नीचे की तरफ है, फोर्स कितना हो गया, mg, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि यहां फोर्स हो गया तुम्हारा mg और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो है ये फोर्स हो गया, इट इज फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा d, और चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए cos थीटा यानी cos 0 हो गया। तो यहां पे जो हम m लिखेंगे वो m कितना हो गया, देखो ये फोर्स, यहां पे ये जो है कलम है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके mg के बराबर होगा, इसके भार के बराबर होगा फोर्स। तो ये फोर्स हो गया। ये कलम चूंकि नीचे, इस फोर्स के कारण ये कलम नीचे आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो भी समान होगा। तो यहां पर m के जगह पे हम लिख दिए 10 और g के जगह पर हमने 10 लिखा, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 10, cos 0 की वैल्यू 1, यानी तुम्हारा 10 to the power 3 हो गया। ये तुम्हारा हो गया। अब देखो, इसी को हम एक दूसरा पाथ ले रहे हैं। मान लो कि यहां से हमने इसको छोड़ा, यहां से छोड़ा, फिर इसको उठा के यहां ले गए और फिर यहां से इसको छोड़ दिया बालक, तो ये पुनः जो है अपने प्रारंभिक स्थिति में यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। देखिए यहां पर भी जो प्रारंभिक अवस्था है वो ए है और जो अंतिम अवस्था इसका है वो क्या है, बी। यहां पर भी प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था तुम्हारा ए और बी है। इसको देखिए जरा सा, देखो यहां अगर देखें एक बार, यहां हम पुनः लिखते हैं कि दूसरे केस में देखो, हमने इसको यहां से छोड़ा, यहां आया, राइट, और देखिए उसके बाद उठा के हम ये बी से उठा के फिर हम ए पर ले गए और ए से छोड़ा, देखो यहां ले गए, इसको उठा के हम यहां ले गए और फिर ये यहां से फिर नीचे पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी यहां भी। अब देखिए क्या होता है कार्य। तो सबसे पहले तुम W A to B ये कार्य निकालोगे। यहां चूंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, हमने 10 g को 10 माना है और हाइट जो है पूर्व के ही भांत 10 है। तो यहां पर तुम्हारा mg, m मीन्स बालक 10 और g मीन्स हो गया 10 और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक है, ये तो वही तुम्हारा जो है, यहां देखो फोर्स mg और h, mg तो ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा h हो गया यानी 10 हो गया।
और कास थीटा दोनों का डायरेक्शन एक है, ये कास 0, तो ये बराबर 10⁻³ हो गया। अब देखो WB2A, यहां से B से A पर ले जा रहे हो फिर से, तो ये बताओ B से A पर ले जा रहे हो तो फोर्स तो वही है mg, तो 10 × 10 हो गया। H उतना ही ले जा रहा है। देखो इस बार तुम्हारा जब ऊपर ले जा रहे हो तो फोर्स कहां कार्य कर रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारा ऊपर। इसको ध्यान देना, फोर्स कार्य कर रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो 10 × 10 यह तुम्हारा mg हो गया, फोर्स हो गया, और गुणे h का मतलब हो गया 10। और इस बार चूंकि फोर्स नीचे कार्य कर रहा है, फोर्स नीचे कार्य कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो cos 180 हो गया। यानी तुम्हारा 10⁻³ गुणे cos 180 की जगह पर -1 लिख देंगे, ये -10⁻³ ये चूंकि इसकी यूनिट जूल है, यहां हमने जूल लिख दी। अब फाइनल देखो, फिर ये B से A पर आया, WB2A, WB2A है। अब देखिए WB2A में पहले वाली ही B2A तो निकाल दिया हमने। देखो पहले A से हम B पर लाए, फिर ये B से A पर गया, और फिर अब A से B पर आएगा, तो से इट इज WA2B। ये अवस्था पहले वाली ही अवस्था है, ठीक पहले के भांति। फोर्स mg नीचे, विस्थापन भी नीचे, फोर्स हो गया 10 × 10, विस्थापन हो गया 10, और चूंकि बल और विस्थापन का एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 हो गया, तो cos 0। ये बराबर हो गया तुम्हारा 10⁻³ × 1 बराबर 10⁻³ जूल हो गया। इसको हम कह रहे हैं W1 से इट इज योर W2 से W3, अर्थात कुल कार्य जो हो गया W इज इक्वल टू W1 + W2 + W3, और बाल को ये बराबर हो गया तुम्हारा 10⁻³ प्लस -10⁻³ एंड प्लस योर 10⁻³ बराबर हो जाएगा 10⁻³ जूल, राइट। देखो तो यहां तुमने देखा कि यहां रास्ता बदल गया। पहले केस में एक ही बार ये नीचे आया था, प्रारंभिक अवस्था वहां भी A था, और यहां भी तुम्हारा क्या है, यहां भी तुम्हारा देखो प्रारंभिक अवस्था वहां भी A और अंतिम अवस्था B, और यहां भी प्रारंभिक अवस्था A और अंतिम अवस्था B। तो जाहिर सी बात है कि यहां प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों ही स्थितियों में समान था, लेकिन रास्ता अलग हो गया। रास्ता अलग हो गया। रास्ता अलग होने के बावजूद जो पहली स्थिति में कार्य है वही कार्य दूसरी स्थिति में रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि W, हम इसको बालक, इसको यदि हम W फर्स्ट कहें, टोटल को W फर्स्ट पाथ के लिए, तो W फर्स्ट, और इस टोटल कार्य को हम W सेकेंड बोलें, तो W फर्स्ट इज इक्वल टू W सेकेंड। देखो इस एग्जाम्पल ने हमको यह बताया कि जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का सवाल है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? क्योंकि रास्ता अलग अलग अगर है, रास्ता अलग अलग भी है, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था समान है तो कार्य समान है। देखिए इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आइए हम एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, इसको भी देख करके समझते हैं। मान लो हमारे पास एक जो है इंक्लाइंड प्लेन है, आनत समतल है, एक आनत समतल है। देखिएगा इस बात को, एक आनत समतल है। यहां पर सपोज कर लो कि यहां से एक बॉडी है, m द्रव्यमान है, और यहां देखो इसकी जो लंबाई है वो s है। हम इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं ऊपर, यहां से यहां ले जा रहे हैं। ए से हम कहां ले जा रहे हैं? ए से बी पर ले जा रहे हैं। ओके, अब हमें कार्य की गणना करनी है। इसको हम से तुम्हारा बी और ये पाथ है, हम इसको दो पाथ से ले जा रहे हैं, ए टू सी, और यहां जो है तुम्हारा मतलब कि एक पाथ तुम्हारा ए टू बी है, ये फर्स्ट पाथ है, और ये तुम्हारा सेकंड पाथ है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। और हमें देखना है कि इन दोनों पाथ से अगर ले जाएं तो जो कार्य है वो समान है कि नहीं, इसको देखना है। देखिए कार्य समान है कि नहीं, इसको हमें देखना है। जरा समझो इसके लिए।
सबसे पहले यहां पे जो कार्य होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यह देखना है, बल गुणे विस्थापन। बल कहाँ है, इसको जब ले जाएंगे इधर तो ये फोर्स इसका कहाँ कार्य किया, mg नीचे हो गया। ये जो फोर्स कार्य किया ये तुम्हारा mg नीचे, और यहां देखो इस डायरेक्शन में इसका जो, मान लो कि ये आनत समतल की झुकाव क्या हो गया, थीटा, ये झुकाव थीटा है, ये तुम्हारा झुकाव थीटा हो गया। अब अगर यहां से इसका कंपोनेंट ज्ञात करें, देखो यह कोण या तुम्हारा यह कोण, अगर यहां से एक, जो तुम जानते हो कि वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका भार हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा। और अगर एक जो है तुम्हारा यहां पे एक इस समतल पे लंब खींचें, तो जाहिर सी बात है कि यह जो तुम्हारा कोण होगा, यह कोण तुम्हारा थीटा के बराबर होगा। क्यों थीटा के बराबर होगा, इसको समझ सकते हो तुम। जैसे मान लो कि यह तुम्हारा एक आनत समतल है, यहां पर कोई वस्तु है और यहां इस पर एक लंब खींचते हैं, मान लो ये कोण तुम्हारा थीटा हो, ये थीटा है। यहां पर फिर इस तुम्हारा जो आनत समतल है यानी इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक लंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं। तो चूंकि इस पर एक लंब खींचा है, इसलिए यह कोण 90 डिग्री का हो गया। और यह कोण थीटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि तुम समझ सको। यह तुम्हारा, जैसे मान लो कि यहां से यह हमने इस प्लेन पर एक लंब खींचा है, इस नीचे वाले पर, और इस पर, इस प्लेन पर हमने एक लंब खींचा है, यह कोण तुम्हारा थीटा है। तुम जानते हो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा ये 90 माइनस थीटा होगा। यह कोण तुम्हारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये जो लाइन है, हमने इस रेखा पर इसको लंब खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, तो यह एंगल वही तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यह एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। अब बताओ, ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया और ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है। तो ये बचा हुआ कोण अगर निकालना हो तो इस 90 में से इस 90 माइनस थीटा को हम घटा देंगे, तो यह बचा हुआ कोण जो निकालना हो, 90 में से 90 माइनस थीटा अगर हम घटाते हैं तो यह थीटा के बराबर हो गया, यह थीटा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो ये कोण होगा, देखो ये कोण तुम्हारा थीटा हो गया। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यहां लागू है। हमने यहां एक जो है, इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इस प्लेन पर हमने एक लंब खींचा है, इन दोनों के बीच का कोण यहां हमने सिद्ध करके दिखाया थीटा होगा। अब तुम जानते हो कि कोई भी वेक्टर ए है और इसका थीटा के डायरेक्शन में हम अगर घटक खींचे तो यह ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो mg का इस कोण के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया वो mg कॉस थीटा हो गया, और इस कंपोनेंट के इस घटक के लंब दिशा में जो घटक हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया, mg साइन थीटा हो गया। यह mg साइन थीटा हो गया। देखो इस घटक के लंब दिशा में जो घटक हो गया वह mg साइन थीटा हो गया, और इसका विस्थापन तुम्हारा s है, ये s हो गया। अब अगर वर्क डन निकालें फर्स्ट पाथ के लिए बालक, अगर वर्क डन निकालें फर्स्ट पाथ के लिए निकाले वर्क डन, तो फर्स्ट पाथ के लिए वर्क डन होगा बल गुणे विस्थापन। ये बल एफ डी कॉस थीटा सूत्र होता है। तो बल तुम्हारा फोर्स क्या है, mg साइन थीटा, ये फोर्स हो गया mg साइन थीटा। ये विस्थापन हो गया तुम्हारा s, ये विस्थापन हो गया s। लेकिन अगर तुम यहां गौर करो तो तुम्हारा mg साइन थीटा यानी इस फोर्स और इस विस्थापन के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल तुमको दिखाई दे रहा है, ये एंगल 180 डिग्री है। तो सूत्र होता है फोर्स F की जगह पर mg साइन थीटा, नो डाउट। विस्थापन है तुम्हारा s, नो डाउट यहां विस्थापन s है। तो F हो गया mg साइन थीटा, d हो गया s, एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे कॉस 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वह 180 डिग्री है, इसलिए कॉस 180 लिख दिया। तो बताओ ये बराबर हो गया तुम्हारा mg साइन थीटा इंटू s इंटू कॉस 180 की जगह पर -1 बराबर माइनस mg s साइन थीटा, राइट। mg s साइन थीटा, ये w फर्स्ट हो गया, राइट।
इस पाथ के लिए हम ए से बी तक इसको ले गए हैं। याद रखना, हम ए से, ये पॉइंट हमारा ये है, ए से हम बी तक ले गए फर्स्ट पाथ के लिए, और यहां पर हमारा ये कार्य हो गया। आइए हम देखते हैं सेकंड पाथ के लिए कार्य क्या होगा। लुक एट द बोर्ड, सेकंड पाथ के लिए कार्य होगा बच्चों। सेकंड पाथ हमारा है ए टू सी टू बी, ये सेकंड पाथ हमारा है। सेकंड पाथ के लिए कार्य क्या होगा, तो हम इसको लिखते हैं डब्ल्यू सेकंड, राइट। डब्ल्यू सेकंड को हम दो भागों में बांट रहे हैं। डब्ल्यू सेकंड को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग हो गया तुम्हारा ए टू सी, डब्ल्यू ए सी एंड डब्ल्यू ए सी एंड प्लस डब्ल्यू सी बी। अब देखो डब्ल्यू ए सी के संबंध में समझते हैं। देखो बेटा, ये फोर्स है एम जी नीचे है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो यहां पर फोर्स हो गया, फिर वही फोर्स एम जी, राइट, और इनटू डिस्प्लेसमेंट है ए सी, एफ माने एम जी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ए सी, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा, यानी कॉस 90 प्लस WCB है। WCB में देखो यहां पर जो ब्लॉक अब यहां आ गया, इसका जो फोर्स है mg नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, राइट। तो यहां पर mg फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा CB, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया CB, और cos थीटा हो गया cos 180 डिग्री। यहां पर cos 180 हो गया। क्यों 180 हो गया, क्योंकि फोर्स नीचे और इस पाथ पर चलना है CB। जब इस पाथ पर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नीचे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह 180 डिग्री हो गया। सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ की जगह पर हमने mg लिख दिया और डी की जगह पर हमने CB लिख दिया, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 से cos थीटा cos 180 हो गया। cos 90 बेटा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, टोटल का टोटल, ये टोटल का टोटल 0 हो गया। तुम देख रहे हो ये टोटल 0 हो गया बच्चों, और यह हो गया तुम्हारा mg CB cos 180 का मान -1। अब जरा देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस ट्रायंगल को देख रहे हो ना, तो तुम्हारा जो है यहां देखना साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब है, ये BC है, और ये हाइपोटेनस तुम्हारा क्या है, दिस इज योर AB को हम S कह रहे हैं बिकॉज S हमने दिया है। तो BC इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया S साइन थीटा। बालक BC या CB एक ही चीज है, तो बराबर बालक लिखेंगे mg, इस BC की जगह पर S साइन थीटा लिख दिया, और ये जो -1 है इसको पहले लिख दिया, -mg S साइन थीटा। तो देखो W जो सेकंड पाथ है, जो W सेकंड पाथ हमारा है, उस पाथ में भी वर्क डन mg S साइन थीटा आ गया, और पहले पाथ में भी mg S साइन थीटा है, और माइनस दोनों में है। तो इसका मतलब कि दोनों पाथ में जो हमारा दोनों पाथ में वर्क डन है वो तुम्हारा सेम है, दोनों पाथ में वर्क डन सेम है। तो दोनों पाथ में तुम्हारा वर्क डन सेम है, तो W फर्स्ट इज इक्वल टू W सेकंड हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहां भी तुम देख रहे हो, इस उदाहरण में भी तुमने देखा कि अगर यहां भी देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस एग्जाम्पल को तुम ध्यान से देखोगे बालकों, तो इस एग्जाम्पल में तुम्हारा जो पहला पॉइंट है वो A है, B है, यानी पहला जो पॉइंट A है, प्रारंभिक अवस्था A है, और अंतिम अवस्था तुम्हारा B है फर्स्ट पाथ के लिए, और सेकंड पाथ के लिए भी तुम्हारा प्रारंभिक अवस्था A है और अंतिम अवस्था क्या है, B। तो पहले और दूसरे पाथ के लिए प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान है, लेकिन रास्ता क्या है, अलग अलग है। बावजूद इसके जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, समान हो गया। तो वर्क डन समान है, इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब हमने ये समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये तुम्हारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, हिंदी में इसको संरक्षी बल कहते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये पता चल गया, क्यों पता चल गया? क्योंकि अगर इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर ए और बी दो बिंदु हैं, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान है, तो उस दो बिंदु ए और बी दो बिंदु हैं, तो चाहे इस रास्ते से चलो, चाहे इस रास्ते से चलो, चाहे इस रास्ते से चलो, चाहे इस रास्ते चलो, कोई भी रास्ता चलो, चाहे ये पहला पाथ हो गया, ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, चौथा पाथ हो गया, कोई भी पाथ हो, और इसका प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान है, इसमें अगर W1 वर्क हुआ है, इसमें W3, इसमें W3, इसमें W4, तो ये सभी आपस में क्या होंगे, W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4, ये आपस में बराबर बराबर डॉट डॉट, ठीक है ना। ये तो ये बताओ कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है। पहला जो पॉइंट क्लियर हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, ठीक है ना, कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, बालक ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने ये कहा कि वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, इसको भी मैं समझाऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र, और इसको क्यों मैं समझाऊंगा इसका भी कारण है, इसको क्यों मैं समझाऊंगा इसका भी कारण है, इस कारण को भी आगे तुम देखोगे, और जैसे ही तुम देखोगे तुम्हें बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, और तब तुम समझोगे कि इसका क्या महत्व है और इसको क्यों बताया गया एक रिमार्क के रूप में। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, यहां देखना, एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये रास्ते पर निर्भर, कंजर्वेटिव फोर्स रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स रास्ते पर निर्भर नहीं करता, ये तुमने समझा। अब आ जाओ एक दूसरा पॉइंट जो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम क्लियर करें, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम एक दूसरा पॉइंट जो क्लियर करें, जिसको यहां पर बहुत आवश्यक है समझना, वो भी जरा सा तुम समझो। देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, लुक एट द बोर्ड हियर, यहां समझना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक दूसरा पॉइंट, मान लो लेट अस सपोज, मान लिया कि हमारे पास एक ब्लॉक है, फिर वही हम ले रहे हैं, 10 kg इसका मास है, और ये नीचे आता है, राइट, ये ए है, ये बी है, और फिर बी से उठा के हम इसको पुनः ए पे ले जाते हैं, राइट। और देखो हम WA2B कार्य निकालते हैं, WA2B कार्य निकालते हैं तो फोर्स ये हो जाएगा mg, और इसी डायरेक्शन में इसका क्या है, विस्थापन भी हो रहा है ना बालक। मान लो ये 10 मीटर विस्थापन है, पहले ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो WA2B तुम्हारा जो हो गया, ये बराबर हो गया तुम्हारा फोर्स FD cos थीटा, FD cos थीटा, F हो गया mg, D हो गया तुम्हारा mg, D फोर्स F D cos थीटा, ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, F है। देखो F है तुम्हारा क्या है, M, mg, M की जगह पर तुम्हारा 10, G की जगह पर भी 10 माने हैं सुविधा के लिए, और D जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 10, और चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है A to B के लिए, इसलिए हम cos 0 लिख देंगे, तो बराबर 10 का पावर तुम्हारा 3 हो गया, 10 के पावर 3 जूल आ गया। अब WB2A लिख रहे हैं, B2A देखो यहां पर तुम्हारा हो गया, ये mg हो गया, ठीक है ना, mg यहां पर फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहां पर देखो mg ये फोर्स है, एक्चुअली ये फोर्स है, इनटू D cos थीटा, राइट। तो m हो गया तुम्हारा 10, g हो गया 10, और D तुम्हारा क्या है, विस्थापन हो गया 10। यहां पर देखो फोर्स नीचे है और विस्थापन क्या है तुम्हारा ऊपर है, देखो ऊपर है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। देखो फोर्स तुम्हारा नीचे, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऊपर, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इसको cos 180 लिखेंगे, cos 180 का मान होता है तुम्हारा -1, तो ये बालक हो जाएगा, ये बालक हो जाएगा तुम्हारा -10 के पावर 3 जूल, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला दें तो WA2B2A, हम इन दोनों को मिला दिए तो 10 के पावर 3 एंड प्लस योर -10 के पावर 3 बराबर तुम्हारा 0 जूल हो गया, ये तुम्हारा 0 जूल हो गया। इसका मतलब ये है
कि अगर संरक्षित बल द्वारा हम किसी क्लोज्ड पाथ में कार्य करते हैं, W कार्य, अगर फोर्स, हम इस रिमार्क पर पहुंचते हैं बालक, इस रिमार्क पर पहुंचते हैं कि यदि फोर्स कंजर्वेटिव है, यदि फोर्स कंजर्वेटिव है, यदि फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है, और यदि वर्क डन माने कार्य कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन, कार्य, हिंदी में हम लिख रहे हैं कार्य कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है, और यदि रास्ता क्लोज्ड है, यदि रास्ता क्लोज्ड है, तो W फॉर द क्लोज्ड पाथ, देखो यहां A से B पर आया, B से A पर गया, ये पाथ क्लोज है, A से B पर फिर B से A पर, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो कार्य तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये देखो, ये एक बहुत बड़ा टूल है। हमने कहा अभी हम सिद्ध करके ये दिखाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, और वह भी अगर उस फोर्स के द्वारा कार्य एक बंद रास्ते पर हो रहा है, तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये हम दिखाएंगे तुमको। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करना, आशा है तुम हमारी बात समझोगे। थैंक यू वेरी मच।